24 एक्सप्रेस। आइए नजर डालते हैं आज के बुलेटिन की ओर। कासोदा के मौलाना आजाद विचार मंच के जिला संगठक त्रिशक्ति ग्रुप महाराष्ट्र के जिला संगठक भारतीय पत्रकार महासंघ एरंडोल तालुका अध्यक्ष समाज भूषण नूरुद्दीन मुल्ला जी को महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार अमन रोटरी फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉक्टर शरीफ शेख इनके हाथों से पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के अध्यक्ष महाराष्ट्र पुलिस जलगांव संस्थापक कुर्ती फाउंडेशन के अमित दादा माली रहे। इस समय नूरुद्दीन मुल्ला जी ने अपने मनोगत में कहा कि महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार में महाराष्ट्र भर के समाज सेवकों को अवार्ड देकर शर्मा जी ने सम्मानित किया। ये सभी हीरे हैं और इनको परखने वाले विशाल शर्मा जी जौहरी हैं। ऐसे जौहरी को मैं सलाम करता हूँ। इस समय डॉक्टर शरीफ शेख, डॉक्टर नरेंद्र ठाकुर, भारती काले, निशा पवार, अमित दादा माली ने मनोगत व्यक्त किया। प्रमुख मेहमानों का स्वागत सेवाभावी संस्था के अध्यक्ष विशाल जी शर्मा ने किया तथा सूत्र संचालन जिनाल जैन और आभार प्रदर्शन सोनल कपोते इन्होंने किया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के निर्देश पर अमरोहा जनपद में पूर्व कैबिनेट मंत्री कमाल अख्तर और महबूब अली के साथ राष्ट्रीय सचिव मौलाना जावेद आब्दी जिला अधिकारी अमरोहा को महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। अमरोहा जनपद में जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ पूर्व कैबिनेट मंत्री कमाल अख्तर, सदर विधायक महबूब अली और राष्ट्रीय सचिव जावेद आब्दी ने जिला अधिकारी को महामहिम राज्यपाल के नाम से ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए महबूब अली ने कहा, अखिलेश यादव जी के निर्देश पर ज्ञापन प्रदेश सरकार की विफलता को लेकर दिया गया है। महबूब अली ने कहा, उत्तर प्रदेश में अपराध और समाज के हर तबके पर अत्याचार बढ़ता जा रहा है और किसान और बेरोजगार नौजवान परेशान हैं, लेकिन सरकार की कोई भी नीति किसी भी काम को लेकर नहीं है। उन्होंने कहा, आज किसान सड़कों पर है कि रोजगार के लिए आवाज उठा रहा है, पूरा देश सड़कों पर है। महबूब अली ने कहा, इन सब समस्याओं को लेकर ही महामहिम राज्यपाल के नाम जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन भेजा है। देखिए, ऐसा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमारे एक बार नहीं कितनी बार एक बात कही है कि जब हम चुनाव लड़ेंगे तो जो छोटे दल हैं उनको ज़रूर एडजस्ट किया जाएगा ताकि भारतीय जनता पार्टी के इस कांटेदार दरख्त को ज़मीन से उखाड़ने का, इरेडिकेट करने का काम किया जा सके। तो हमारा ज़रूर जो छोटे दल हैं, महान दल है, लोक दल हैं या और पूरब के कई दल हैं, उन्हें सबको मिलाकर हम भारतीय जनता पार्टी को इस प्रदेश से बेदखल करने का काम करेंगे। ये बताइए मंत्री जी, जो आप ज्ञापन देते हैं उस विषय में। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के निर्देश पर आज ज्ञापन था। प्रदेश में लगातार हो रहे अत्याचार और समाज के हर तबके के साथ जो बर्बादा और सरकार की कोई ऐसी नीति नहीं है जो बेरोजगार हो, किसान हो। आज किसान की फसलों से संबंधित एमपीए के लेकर लगातार सरकार देश के लोगों को गुमराह कर रही है और आज तक प्रधानमंत्री। मध्य प्रदेश के सागर में प्रतिदिन कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा बढ़ रहा है। बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज के वायरोलॉजी इंचार्ज डॉक्टर सुमित रावत ने बताया कि कल रात तक 47 और नए संक्रमित मरीज आए हैं। उनको भर्ती करके इलाज शुरू कर दिया गया है। डॉक्टर सुमित रावत ने अपील की है कि कोरोना संक्रमण से बचने मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग करें तथा अनावश्यक भीड़ वाले इलाके में न जाएं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सागर से मिली जानकारी के अनुसार सागर में अब पॉजिटिव मरीजों की संख्या 2400 के पार हो गई है। वहीं 1646 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर चले गए हैं। अब तक सागर में 99 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। जिला प्रशासन स्थिति पर पैनी नजर बनाए हुए है, तो वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंस में चिकित्सकों का मनोबल बढ़ाया एवं उनकी सेवाओं की सराहना की। आज दिनांक 28 सितंबर 2020 को अभी तक जो बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज वायरोलॉजी लैब, अन्य लैबों से और एंटीजन टेस्टिंग की अभी तक जो रिपोर्ट प्राप्त हुई है, इसमें सागर से 47 लोगों की रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव पाई गई है। इसके अलावा 23 लोग जिनका इलाज चल रहा था, इनको स्वस्थ होने के उपरांत डिस्चार्ज कर दिया गया है
और एक सूचना और आई है, एक महिला जो सागर की रहने वाली थी, तो उनकी मृत्यु हो गई है। क्योंकि यूपी के कौशाम्बी के ब्लॉक सरसवा पश्चिम शरीरा मुख्य मार्ग के अधावा गांव को जाने वाले नहर का पुल ओवरलोड के कारण 7 महीनों से टूट गया है, जो रोज आने जाने वालों को मौत की दावत दे रहा है। ग्रामीण हादसे को टालने के लिए लाल झंडा गाड़ दिया, जबकि आए दिन जिले के आला अधिकारियों की 4 पहिया वाहन इसी टूटे हुए पुल से होकर फराटे भरती हुई गुजरती है। फिर भी पुल का निर्माण कराए जाने के लिए संबंधित अधिकारियों के कानों में जू तक नहीं रेंग रही है। ग्रामीणों व वाहन चालकों को आने जाने में काफी परेशानी हो रही है। पुल निर्माण के लिए कई बार जिम्मेदार अधिकारियों से शिकायत की गई, लेकिन कोई भी समस्या का हल नहीं निकल सका। कोलसिया राजकीय माध्यमिक विद्यालय गांव हुकुमपुरा के शिक्षकों ने भामाशाह बनकर लॉकडाउन में अपने विद्यालय को ऐसा आकर्षक रूप दिया है कि पास से देखने पर किसी रेलवे स्टेशन का आभास होता है। गत नवंबर में विद्यालय में कार्य ग्रहण करने वाले प्रधानाध्यापक सिकंदर कुरैशी की प्रेरणा से शिक्षकों ने विद्यालय के भवन के रंग रोगन के लिए 1 लाख रुपए का सहयोग दिया। ट्रेन का रूप लिए इस विद्यालय भवन के आगे से गुजरने वाले उसको रुककर देखने को मजबूर हो जाते हैं। विद्यालय भवन को पेंट करने और आकर्षक बनाने के लिए शिक्षकों ने मिलकर अपने वेतन से 1 लाख रुपए एकत्र किए। सहयोग करने वाले शिक्षकों में प्रधानाध्यापक सिकंदर कुरैशी सहित वरिष्ठ अध्यापक ओम प्रकाश, सुशीला मीणा, जितेंद्र कुमार सैनी, गीगाराम, अध्यापक अनिल कुमार, सुमित्रा, अनिल मीणा, परमेश्वरी, शासकीय शिक्षक मंजू झा झड़िया और कनिष्ठ सहायक सुनील कुमार शामिल हैं। भवन को आकर्षक रूप देने के बाद शिक्षकों ने अब कैंपस को हरा भरा बनाने और गार्डन विकसित करने का कार्य भी शुरू कर दिया है। अभी स्कूल में करीब 40 पेड़ लगे हुए हैं। पर्यावरण प्रेमी शिक्षकों ने इस बार भी अनेक नए पौधे विद्यालय परिसर में लगाए गए। साथ ही उनके द्वारा स्कूल में गार्डन भी विकसित किया जा रहा है। मैं सिकंदर कुरैशी, प्रधानाध्यापक राजकीय माध्यमिक विद्यालय हुकुमपुरा झुंझुनू। निजी स्कूलों से प्रतिस्पर्धा के इस युग में बच्चों को अधिक से अधिक सरकारी विद्यालय से जोड़ने के लिए हमारे विद्यालय के सभी शिक्षकों ने एक नवाचार का प्लान बनाया और उस नवाचार के प्लान के रूप में सभी शिक्षकों ने योगदान देकर विद्यालय में एक नया रूप प्रदान किया है। इस नवाचार के रूप में सभी विद्यालय में ट्रेन का लुक दिया है ताकि बच्चों में अधिक से अधिक आकर्षण बना रहे तथा इस आकर्षण के साथ साथ वो पढ़ाई से भी सरकारी विद्यालयों से अधिक जुड़ सके। पूर्णिया बिट्टू सिंह कई महीनों से पुलिस के निशाने पर था। आज सुबह एसटीएफ टीम के द्वारा उसे एक निजी हॉस्पिटल के पास से 3 लोगों के साथ गिरफ्तार किया गया। ज्ञात हो कि अनिकेत सिंह उर्फ बिट्टू सिंह पर पूर्णिया में रंगदारी सहित लूटपाट आदि के कई मामले दर्ज हैं, जिसको लेकर पूर्णिया पुलिस द्वारा उसे तड़ीपार कर दिया गया था। तड़ीपार के बाद बिट्टू सिंह पुलिस की रडार में था। पुलिस कप्तान बिट्टू सिंह को गिरफ्तार करने की पुष्टि करते हुए बताया कि बिट्टू सिंह को कुछ महीने पहले तड़ीपार किया गया था, लेकिन पुलिस को गुप्त जानकारी मिली थी कि बिट्टू सिंह पूर्णिया आ रहा है। सूत्रों के मुताबिक बिट्टू सिंह कई मामलों में पुलिस को महीनों से तलाश थी। बताया जाता है कि गुप्त सूचना के आधार पर बिट्टू सिंह को गिरफ्तार किया गया। एसटीएफ टीम को कुख्यात बिट्टू सिंह को अपने शिकंजे में लेने से पूर्व काफी मशक्कत करनी पड़ी। जानकारी के मुताबिक हाथापाई एवं गोली चलने की सूचना प्राप्त हो रही है। पुलिस सूत्रों से बिट्टू सिंह की गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए बताया कि अभी बिट्टू सिंह से पूछताछ होगी। आज मुफस्सिल थाने में बिट्टू सिंह के साथ लगभग 10 घंटे पूछताछ की गई। मामले की जानकारी देते हुए सदर एसडीओपी आनंद पांडे ने बताया कि पूछताछ के बाद बिट्टू सिंह को पूर्णिया केंद्रीय कारागार भेज दिया जाएगा। गौतमपुरा शहीद आजम भगत सिंह जी की जन्म जयंती हमेशा की तरह इस बार भी संस्था भगत सिंह ने शहीद चौक पर जन्म जयंती मनाई। कोरोना को ध्यान में रखते हुए हमेशा की तरह इस बार ज्यादा भीड़ नहीं होने दी।
इस बार संस्था ने अनूठी पहल की। संस्था के सभी युवा ने इस बार 52 भगत सिंह जी की तस्वीर 52 गांवों में वितरित की। वह गांव में आग्रह किया कि सभी गांव में ठीक शाम को 7 बजे भगत सिंह जी की तस्वीर पर माल्यार्पण किया जाए और ऐसा ही हुआ। सभी गांव में अलग अलग रंग देखने को मिले। कहीं रैली थी तो कहीं सभा, तो कहीं भजन संध्या, तो कहीं हवन पूजन। इसी प्रकार से इस बार शहीद भगत सिंह जी की जन्म जयंती मनाई गई। संस्था भगत सिंह ने सभी गांव वाले युवाओं का आभार माना व उन्हें धन्यवाद दिया। सभी युवा साथियों का बहुत सहयोग मिला। संस्था का उद्देश्य शहीद आजम भगत सिंह जी के विचार हर घर पहुंचाने का है। में किस तरह का आयोजन हुआ है आज? जैसे कि पता है हमें कि भगत सिंह जी का जन्म जयंती है, तो हमेशा नगर गौतमपुरा में गांधी चौक पर नगर के आसपास के टोटल गांव के लोग यहाँ पर एकत्रित होते हैं। बड़े धूमधाम से उनका जो है जन्म जयंती मनाया जाता है। पर इस बार क्या है, कोरोना को देखते हुए हमारी सुविधा ज़रूरी है, पर हम जो है हमारे क्रांतिकारियों को भूल भी नहीं सकते हैं। तो संस्था भगत सिंह के माध्यम से इस बार एक अनूठी पहल की गई है। इस पहल के माध्यम से नगर के आसपास के 50 से 55 गाँवों में संस्था भगत सिंह के माध्यम से अपने जो सरदार भगत सिंह जी है उनके चित्र का जो है वितरण किया गया और सभी गाँवों में उनके संदेश पहुँचाए गए। एक टोली के रूप में 4-5 लोगों की टोली बनी थी। उन टोली ने सभी गाँव में तस्वीर वितरित की और संदेश पहुँचाया कि हमें हमारे जो क्रांतिकारी है उन्होंने किस प्रकार से हमारे लिए हंसते हंसते फांसी पर झूल गए। और इसी प्रकार से जब हम गांव में पहुंचे तस्वीर लेकर, तो उन गांव का पूरा रंग रूप हमें अलग अलग देखने को मिला। कहीं गांव में उनके जन्म जयंती पर भजन संध्या थी, तो कहीं पर रैलियाँ थी, कहीं पर मतलब सब लोग इकट्ठे होकर कोरोना से बचने के भी उपाय बता रहे थे और क्रांतिकारी के जीवनी पर भी मतलब चर्चा हो रही थी। इस प्रकार से संस्था भगत सिंह के माध्यम से सारे लोगों ने नगर के आसपास के जितने भी ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पर तस्वीरें वितरित की और इस प्रकार से हम लोगों ने इनका जन्म जयंती मनाई। मरवाही विधानसभा उपचुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। क्षेत्र में कांग्रेस के बाद अब बीजेपी मरवाही में लगातार सभी मंडल कार्यकर्ताओं की बैठक ले रही है। बीजेपी के चुनाव प्रभारी अमर अग्रवाल आज तीसरी बार मरवाही दौरे में पहुंचे, जहां एक ही दिन में ताबड़तोड़ बैठक ली। पहले मरवाही उत्तर मंडल और दक्षिण मंडल के कार्यकर्ताओं की बैठक ली, तो वहीं पेंड्रा ग्रामीण मंडल और सेमरा मंडल की भी बैठक सामूहिक रूप से लेते हुए मरवाही विधानसभा उपचुनाव को लेकर रणनीति बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। वहीं बैठक के बाद बीजेपी के मरवाही चुनाव प्रभारी अमर अग्रवाल प्रेस वार्ता की है, जिसमें कांग्रेस के प्रति मरवाही की जनता में आक्रोश होने के बात कही और इस मरवाही विधानसभा उपचुनाव में प्रदेश सरकार के द्वारा केंद्र सरकार योजनाओं को बंद करने सहित कई मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ेंगे। प्रेस वार्ता में अमर अग्रवाल ने मरवाही से जेसीसी पार्टी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि जेसीसी पार्टी के प्रति पहले मरवाही के जनताओं का लगाव था, लेकिन वर्तमान में अब कोई लगाव नहीं है। हालांकि इस मरवाही विधानसभा चुनाव में भाजपा पूरी ताकत से चुनाव लड़ने की बात कहते हुए मरवाही में बीजेपी की विधायक बनने की दावा ठोक रही है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रभारी के रूप में सवानी जी को कार्य देखने के लिए पार्टी में जवाबदारी दी। मैं आज तीसरी बार मरवाही आया। मरवाही में जो हमारे कार्यकर्ताओं की चर्चा हुई, आम नागरिकों से जो चर्चा हुई, कांग्रेस के प्रति इस मरवाही क्षेत्र में आक्रोश है। खासकर प्रधानमंत्री जी की योजना सबके लिए आवास, कांग्रेस की सरकार आने के बाद जो आवास का काम बंद हुआ है, कईयों को प्रथम राशि के बाद किस्तें भी मिल रही है, उसको लेकर ग्रामीण अंचल में आक्रोश कांग्रेस के खिलाफ। स्मार्ट कार्ड की सुविधा जो राशन कार्ड के ऊपर कर दी गई है, इलाज नहीं हो रहा है।
जनप्रतिनिधि सरकार की योजनाओं का किस तरह बंटाधार कर रहे हैं, ग्रामीणों के लिए बनी योजनाओं में किस तरह पलीता लगाते नजर आ रहे हैं, यह देखने को मिलता है गौरेला जनपद पंचायत के सालेह घोरी ग्राम पंचायत में, जहां वर्ष 2017 में बने प्रधानमंत्री आवास अब तक पूर्ण नहीं हो पाए। एक वर्ष पूर्व ग्रामीणों ने एसडीएम पेंड्रा रोड में गुहार लगाई। एसडीएम के निर्देशों के बाद भी पूरे नहीं हुए प्रधानमंत्री आवास। आज की स्थिति ऐसी है, प्रधानमंत्री आवास बनने के बाद भी ग्रामीण बैगा आदिवासी कच्चे घरों में रहने के लिए मजबूर है। अधूरे आवासों के कारण ग्रामीणों को खासा परेशान होना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री आवास की राशि सभी किश्तें निकाल ली गई हैं। आवासों में ना ही छपाई की गई है और ना ही फर्श बनाया गया है। आवास तो ऐसे हैं जिनमें लेंटर भी नहीं डाला गया। ग्रामीणों से मिली जानकारी के अनुसार सरपंच ने अपने चहेते ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने के लिए हितग्राहियों की आवास की राशि अपने खाते में आरटीजीएस करवा ली। इस संबंध में ओपी शर्मा सीईओ जनपद पंचायत गौरेला से बात करने पर उन्होंने बताया, ग्रामीणों ने शिकायत की थी, जांच कार्यवाही की गई। जांच का प्रतिवेदन एसडीएम महोदय को सौंप दिया गया एवं प्रथम दृष्टया सरपंच की गलती मानी जा रही है। भैया क्या नाम है आपका? हाँ, केवल सिंह। कहाँ रहते हो? चिरेट्टी। पंचायत कौन सा पड़ता है? सालेह घोरी। ये आप जहाँ पे खड़े हैं, आपके पीछे जो प्रधानमंत्री आवास है, ये अधूरा क्यों है यहाँ? पता नहीं, अब ठेकेदार नहीं छपा इस तब का करें। तो सरपंच से आपने शिकायत नहीं की? नहीं की। सरपंच से क्यों शिकायत नहीं की यार? गांव का सरपंच है वो। कब बनना शुरू हुआ था ये? क्या नाम है भैया आपका? राय सिंह। राय सिंह। आपका ये आवास अधूरा पड़ा हुआ है, आपने सरपंच से शिकायत की थी? सब बोल रहे हैं सर, फिर ऊपर बताते नहीं है, कुछ ध्यान नहीं दिया। सरपंच कुछ भी नहीं बोल रहा? हाँ। अच्छा, अभी आप कहाँ रहते हैं? आप अपने कच्चे मकान में रहते हैं? कच्चे मकान में। मतलब प्रधानमंत्री आवास बनने के बाद भी आप कच्चे मकान में रहने के लिए मजबूर हैं, है कि नहीं? हाँ सर, गौरेला जनपद के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत सालेह घोरी में प्रधानमंत्री आवास में बैगा आदिवासियों के साथ छलावा किया गया है। सरपंच ने हितग्राहियों की राशि अपने खाते में आरटीजीएस कर दी है। इसके लिए मैंने जनपद सीओ से बात की थी। बात करने के बाद ये बात सामने कि 2016-17 वाले आवास थे, उस समय जो अभी वर्तमान सरपंच है, उस समय ठेकेदारी करता था, सरपंच नहीं था। तो उस समय उन्होंने ये कोई कहानी नहीं बल्कि ऐसे जांबाज, हुनरमंद और खेल भावना से ओतप्रोत जवान की सच्ची गाथा है, जिसने वनांचल के गरीब वनवासी बच्चों को शून्य से शिखर पर पहुंचाने में अपना जीवन समर्पित कर दिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ पुलिस के जवान मनोज प्रसाद की, जिसने छत्तीसगढ़ के खेल जगत में मलखम को स्वर्ण अक्षरों में लिख दिया। नारायणपुर में मलखम खेल की शुरुआत करना आसान नहीं था। जिन बच्चों को मलखम सिखाया गया है, वह सभी बच्चे अबुझमाड़ के दुर्गम इलाके के रहने वाले हैं। उन्हें मलखम के बारे में कुछ भी पता नहीं था, मगर उनकी ताकत और हुनर को मनोज प्रसाद ने पहचाना। दिन भर इन खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देना, उनकी कमियों को दूर करना, यही उनका काम है। वह मलखम खेल की बेहतरीन तरकीब इन गरीब बच्चों को सिखाते हैं। उन्होंने इन बच्चों को मलखम के गुर सिखाकर राष्ट्रीय स्तर पर गोल्ड मेडलिस्ट खिलाड़ी बनाया। बता दें कि मनोज प्रसाद ने अपने जीवन में सबसे ज्यादा रिस्क लिया है तो वह इन बच्चों की प्रतिभा को दुनिया तक पहुंचाने का। आज 4 वर्षों से लगातार मनोज छुट्टियों में अपने घर न जाकर उन गरीब बच्चों को सुबह और शाम बिना किसी लाभ के ट्रेनिंग देते हैं। वह पूरे सप्ताह जंगलों में बारिश और तूफान का सामना करते हुए ड्यूटी करते हैं। पौष्टिक खाना नहीं मिलने पर भी वह बिना किसी शिकायत के पहाड़ों और जंगलों में लगातार 3-4 दिन तक ड्यूटी करते हैं। हालांकि उसके बाद उन्हें कुछ दिन का आराम भी दिया जाता है, लेकिन इस बीच मलखम के अभ्यास के लिए इनको ज़्यादा समय नहीं मिलता है। फिर भी अपनी ड्यूटी के बाद जब इन्हें आराम दिया जाता है, उस दौरान भी इन्हें गणना में शामिल होने के लिए कैंप में आना पड़ता है। लेकिन मनोज प्रसाद ने हिम्मत नहीं हारी। वह सुबह 4 बजे उठकर 10 किलोमीटर दूर स्कूल पहुँचते हैं, जहां वह बच्चों को पढ़ाते हैं और फिर उनको वार्म अप के लिए दौड़ लगवाते हैं और मलखम का अभ्यास करवाते हैं। उस दौरान उन्हें कैंप में गणना के लिए सुबह 6:30 बजे पहुंचना होता है। स्कूल से वापस वह गणना के लिए कैंप आते हैं। कैंप में गणना 3 बार होती है। गणना के बाद वह वापस स्कूल बच्चों के पास पहुंच जाते हैं। इतने थकाने वाले रूटीन के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी और वह अपने जुनून को पूरा करने के लिए लगे हुए हैं।
उनके जीवन में कोई मनोरंजन नहीं है, न बर्थडे, न शादी, न त्योहार और न ही किसी प्रकार की पार्टी। ड्यूटी और बच्चों की मलखम की ट्रेनिंग के चलते उन्हें कहीं भी जीने का समय नहीं मिलता और कैंप से बाहर जाने की इजाजत भी नहीं है। मनोज प्रसाद उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से हैं। उनके माँ बाप अब वहीं रहते हैं। वह अपने माँ बाप से पिछले 4-5 सालों से नहीं मिले हैं। मनोज का कहना है कि जब बच्चों को ओलंपिक में ले जाने का उनका सपना पूरा हो जाएगा तभी वह अपने माँ बाप से मिलेंगे। बता दें कि बिना किसी प्रशासनिक मदद के 400 बालक और बालिकाओं को मनोज ने मलखम सिखाया। उन बच्चों को दिल्ली, मुंबई, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु जैसे बड़े शहरों में प्रतियोगिता के लिए ले गए, वो भी अपने खर्चे पर। बच्चों के खाने पीने की व्यवस्था भी उन्हें खुद ही करनी पड़ती है। दूसरी ओर बच्चों के स्पोर्ट्स के कपड़े, जूते और उनकी पढ़ाई का खर्चा के साथ साथ उनको आगे बढ़ाना और फिर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों के खिलाड़ियों को हराकर स्वर्ण पदक जिताना आसान नहीं था। आज भी वह रोज सुबह शाम कुम्हारापारा ग्राउंड में 40 बच्चों को मलखम सिखा रहे हैं। केंद्र और राज्य सरकारें विदेशी खेलों पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही हैं, लेकिन देसी खेलों के लिए सरकारें न तो कोई प्रोत्साहन दे रही है और न ही इसके लिए कोई आर्थिक मदद दे रही हैं। अगर सरकार इन देसी खेलों में रुचि दिखाए और इन खेलों को आगे बढ़ाने में जो लोग लगे हुए हैं उनका थोड़ा भी सहयोग कर दे तो ये ट्रेनरों और इन बच्चों के लिए बहुत बड़ी मदद होगी और ये प्रतिभाशाली बच्चे आगे चलकर देश का नाम रोशन करने में कामयाब होंगे। मार्च 2020 को 32वीं राष्ट्रीय मलखम प्रतियोगिता में अबुझमाड़ के इन प्रतिभाशाली बच्चों ने 8 स्वर्ण 3 कांस्य के साथ प्रतियोगिता जीती। इस कार्य में रामकृष्ण मिशन आश्रम पोर्टो केबिन देवगांव, असीम महाराज, हिमांद्री महाराज, आकाश जैन, आरपी मोरे, उदय देशपांडे, सुजीत सेंगड़े और दूसरे लोगों ने आर्थिक मदद भी की। इस कार्य में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल अनुसुईया उके जी, डीजी डीएम अवस्थी, दीपक शॉ, आकाश जैन, IAS, PS अल्मा, आरपी मीरी और हमारे डिपार्टमेंट का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हाल ही में भारत सरकार द्वारा इन बच्चों को 13,20,000 रुपए दिया गया है। तस्वीरें देखिए, तस्वीरें ऐसी जिनको देखकर आप यह सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि सरकार के हजारों करोड़ों रुपए की योजनाएं काम कर रही हैं तो आखिर किन के लिए और लाभ मिल रहा है तो आखिर किन्हें। कई ऐसे सवाल खड़े हो जाएंगे जो सरकार के द्वारा किए गए लाखों वादों की पोल खोलकर रख देगी। जी हां, आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि रोज कुआं खोदो और रोज पानी पियो, लेकिन छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में यह कहावत थोड़ी अलग हो जाती है। रोज नाला खोदो और रोज पानी पियो। जी हां, नाले का पानी। सुनकर बड़ा अटपटा लग रहा है। यह दृश्य है वाड़फनगर विकासखंड के झापर ग्राम पंचायत का, जहां कारी माटी के लोग आज भी नाले का गंदा पानी पीने के लिए मजबूर हैं। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ को अलग राज्य बने 19 वर्ष हो गए, लेकिन आज भी कुछ गांव ऐसे हैं जहां पीने का पानी तक नहीं पहुंचा। बच्चों से लेकर बूढ़ों तक के चेहरे पर मायूसी आप साफ देख सकते हैं कि कितने मजबूर हैं ये लोग। यहाँ तक कि यहाँ के लोगों का तो पंचायत के ऊपर से भरोसा ही उठ गया है। 19 साल के मांग के बाद भी इन्हें न कुआं मिला और न ही हैंडपंप। वहीं जब इस बाबत वहां के सरपंच से बात की गई तो उन्होंने यह कबूल किया कि हाँ, उन्हें पता है कि लोग नाले का गंदा पानी पीते हैं। लेकिन जब पूछा गया कि अभी तक व्यवस्था क्यों नहीं की गई तो सरपंच ने कोरोना काल का बहाना बनाकर अपना पल्ला झाड़ लिया। वहीं जब इस मामले में एसडीएम से बात की गई तो एसडीएम ने पहुंच विहीन क्षेत्र बताकर बरसात के बाद हैंडपंप खुदवाने का आश्वासन दे डाला। इस पूरे मुद्दे पर नजर डालने के बाद सरकार की सभी योजनाएं पर सवाल खड़े हो जाते हैं। लोगों पर खर्च किए जाने वाले करोड़ों रुपए की बात भी सवालों के घेरे में दिखती है। अधिकारी कह रहे हैं कि बरसात के बाद पानी की व्यवस्था की जाएगी, तो लोग बचपन से बुढ़ापे तक पहुंच गए हैं। अभी तक पानी की व्यवस्था क्यों नहीं की गई? कितने ही लोग गंदा पानी पीकर मौत के शिकार हो गए, तो आज तक व्यवस्था क्यों नहीं की गई? क्या इन मायूस लोगों को सर्व सुविधाएं तो छोड़िए, साफ पानी पीने तक का अधिकार नहीं है? आखिर कब तक सरकार की नजर इन पर पड़ेगी और इन्हें साफ पीने के पानी के लिए मिल सकेगा? अब यह देखने वाली बात होगी। ये नाला का गंदा पानी आप लोग क्यों पीते हैं माँ? क्यों नहीं पिएंगे? सरपंच सचिव को नहीं देते हम लोग के पानी के
सुविधा तो क्या करेंगे, तपस्या करते दिन बीत रहा है। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए